गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आप समझ लें कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, जिसमें कि एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं अपने प्रीवियस सब्सटेंस से। एंड आगे एक बात और ये है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट ही होती है, एटम्स चेंज नहीं होते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो भी पदार्थ केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है वह रिएक्टेंट कहलाता है। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नया सब्सटेंस बनता है वह कहलाता है प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम एज रिबन जो है यह एक रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन यह भी एक रिएक्टेंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यह एक प्रोडक्ट है। यहाँ पर जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिखाता है एडिशन को। इसका मतलब है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं। एंड द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यह रिएक्शन की दिशा को दर्शाती है। इस एरो से आपको यह पता चल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल रहे हैं और प्रोडक्ट है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि जहाँ हेड होगा आपके एरो का वही आपका प्रोडक्ट होगा और एरो की टेल की तरफ आपके रिएक्टेंट्स होंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपने जो अभी देखा है इस पिक्चर में आपको दिखाया भी जा रहा है कि किस प्रकार से मैग्नीशियम बर्न होता है और कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूजुअली हैज़ अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बात समझने वाली बात है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग क्यों होती है। देखिए, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, वह हमारे आसपास मौजूद एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और एक प्रोडक्ट फॉर्म करती है, एक लेयर अपने ऊपर, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। और इसी लेयर को हटाने के लिए हम यूज करते हैं रेगमार का। उसे रब करते हैं। रगड़ने के बाद उसके ऊपर से हटाते हैं हम उस लेयर को, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को। आफ्टर दैट ही इसको जलाया जा सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जलती नहीं है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करना पड़ता है आपको विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। यह आपका एक क्वेश्चन भी बनेगा आगे चल के। अब देखिए केमिकल रिएक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शन जो है यह कोई लैब में परफॉर्म नहीं होती है, आपकी डेली लाइफ में भी काफ़ी परफॉर्म होती हैं अगर आप ध्यान दें तो। जैसे कि फलों का पकना है, दूध का फटना है, आपके दही का जमना है, भोजन का पकना है, आपके शरीर में भोजन के जाकर पचना है, अंगूर का सड़ना है, लोहे में जंग लगना है। इस तरह के और काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं जो कि आपके डेली लाइफ में होती हैं, जिससे कि यह भी पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस को सिर्फ लैब में ही नहीं परफॉर्म किया जाता, उसे आपकी डेली लाइफ में भी जगह जगह वह आपकी हो रखी होती हैं। अगर आप चारों तरफ देखें तो साइंस आपकी चारों तरफ है। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ये एक बहुत सही क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन होने के लिए मुख्य रूप से आप कुछ करैक्टरिस्टिक को ध्यान में रखें, कुछ बातों को ध्यान में रखें, उनसे आप पता लगा सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है इसकी एवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या कोई गैस निकलती है। नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या कोई प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट भारी पदार्थ होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनते हैं और नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रेसिपिटेट। हिंदी में उसे तलछटी भी कहते हैं। नंबर 3 चेंज इन कलर, कलर में बदलाव। नंबर 4 चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव। और नंबर 5 चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था में बदलाव। जैसे कि सॉलिड है लिक्विड बन गया, लिक्विड है गैस बन गया, इस तरह से उसकी अवस्था में बदलाव। तो सबसे पहले चलो डिस्कस कर लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। देखिए एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फिगर 4 में आपको दिखाया गया है कोनिकल फ्लास्क, जिसके अंदर भरी हुई है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें डाले गए हैं जिंक ग्रेनुअल्स। ये जिंक के मेटल के कुछ टुकड़े होते हैं। हम जानते हैं कि जैसे ही
मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, वह हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो ये हाइड्रोजन गैस की स्मेल से भी आप पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है। जैसे आप बलून्स खरीद के लेके आते थे बचपन में, उस बलून में जिस तरह की महक आया करती थी, स्मेल आया करती थी, वही स्मेल आपको तब महसूस होगी जब आप मेटल के अंदर, सॉरी, जब आप किसी एसिड के अंदर डालेंगे मेटल को, तो एज ए प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये बात याद रखें। इसमें एक रिएक्शन और है जहाँ से आपको पता चलेगा, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आपस में रिएक्शन होती है, पैदा होता है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें भी एक गैस इवॉल्व हो रही है, वो कौन सी है? CO2, आप जानते होंगे। CO2 होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। तो काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं। चलिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है कि ए प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक सॉलिड प्रोडक्ट जो कि निकलता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक सेपरेट प्रोडक्ट के रूप में, दैट इज प्रेसिपिटेट। ये जो पॉइंट्स हैं आप इन्हें याद कर लें या फिर नोट कर लेना कहीं पर, क्योंकि मैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको इस चैप्टर में। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किस प्रकार बनता है? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटाशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर 6 में, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन हो रही है। इसमें पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट दोनों ही आपस में रिएक्ट करते हैं और येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाते हैं जो कि नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, दैट इज लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। क्योंकि प्रेसिपिटेट भारी होते हैं, एक अलग पदार्थ होता है केमिकल से, तो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। अब आगे देखें, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये एक अनदर एग्जांपल है कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के आपस में रिएक्शन कराएंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट का, दैट इज योर बेरियम सल्फेट के होंगे, जो कि बेरियम सल्फेट एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकला है। इससे भी पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस हो रखी हैं। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर जो कि सबसे अधिक विजिबल आपकी आंखों के द्वारा ही आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिख रखा है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज करेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। पोटासियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल और सिट्रिक एसिड जो होता है वह आपका सिरका होता है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एज ए रिजल्ट जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो निकल के आता है कलरलेस। तो यहाँ पर इसके फिगर तो नहीं दे रखी है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कलरलेस हो जाता है पूरा लिक्विड। तो जिससे यह पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन कुछ ना कुछ तो हुई है उसके साथ, पूरा कलर जो है पिंकिश कलर वह डिसअपियर हो जाता है। अब यहाँ पर है आगे एक और रिएक्शन दे रखी है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज करेक्टराइज्ड एंड चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। यहाँ पर जो कलर आप देख रहे हैं, ए में पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज ऑरेंज इन कलर, पोटाशियम डाइक्रोमेट का कलर है ऑरेंज। और यहाँ पर जो बी है, यहाँ देख रहे हैं आप, व्हेन सल्फर रिएक्ट कर जाता है पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ तो ऑरेंज कलर जो है यह कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में। यह डार्क ग्रीन है, आपको ब्लैकिश लग रहा होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहाँ है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर ये वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चे इसमें काफ़ी ध्यान से समझते हैं। चेंज इन टेम्परेचर से पहले आप ये समझ लें तो कि रिएक्शंस दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है एंडोथर्मिक, दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक तो वह होती हैं जिन्हें करने के लिए हमें हीट एक्सटर्नल देनी पड़ती है, जिसका कि एक उदाहरण यहाँ पर भी है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर इज करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि जब रिएक्शन होती है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड में तो बनता है बेरियम क्लोराइड। अमोनियम एंड वाटर इज करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो ये है करेक्टराइज होते हैं टेम्परेचर को चेंज, सॉरी मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन
बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, जब इन दोनों में रिएक्शन होती है तो बनता है रिजल्ट बेरियम क्लोराइड, और पूरी जो केमिकल्स हैं उसका तापमान डाउन हो जाता है, गिर जाता है, विच इज़ फॉल इन टेम्परेचर। तो यह एक एग्जाम्पल है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन का। और इसके अपोजिट अगर यहाँ जाएं ऊपर, तो यहाँ लिखा हुआ है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। क्विकलाइम क्या होता है? क्विकलाइम एक तरह का पत्थर है, होते हैं जिस तरह के पहले तो पुराने समय की बात करें तो लोग सफ़ेदी किया करते थे। तो जो सफ़ेदी करने के लिए वह रात को क्विकलाइम यानी कि चूने के पत्थर्स को डाल देते थे पानी में, और पानी रात भर खदकता रहता था, क्योंकि क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। दो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकले वह कहलाती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Such reaction are known as exothermic reaction, which means heat producing reaction। यहाँ पर इसमें दिखाया भी गया है कि हार्ड ग्लास है, बीकर है, क्विकलाइम डाला हुआ है इसमें। जब मैं क्विकलाइम वाले लिक्विड में ऊपर से पानी डाल देता हूँ, बीकर को हाथ लगा के देखा, बीकर गर्म हो चुका है। इट रिप्रेजेंट दैट समथिंग केमिकली हैपनिंग इन द बीकर, यानी कि कुछ ना कुछ तो हो ही रखा है इसमें। तो इस तरह से हम यह चीज़ें समझते हैं। आगे है चेंज इन स्टेट, स्टेट में बदलाव। ये सबसे कॉमन चेंज है जो कि आप देखते ही हैं। एक एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे कि कोई मोमबत्ती जलती है, तो मोमबत्ती जलते समय आपको यह सवाल सोचना चाहिए था कि उसकी जो वैक्स है वो कहाँ चली जाती है, मोम कहाँ चली जाती है। क्योंकि जब हमने मोमबत्ती जलाई थी तब तो उसमें वैक्स काफ़ी सारी थी, परंतु जब मोमबत्ती पूरी तरह से जल जाती है तो उसकी वैक्स खत्म हो जाती है, उसकी जो मोम है वह खत्म हो जाता है। वह कहाँ चला जाता है? अगर बचता भी है तो थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेट बचता है। तो इसका जवाब है कि जो मोम है वह शुरुआत में होता है सॉलिड स्टेट में। इसके ऊपर जो यह फ्लेम जल रही होती है, इस फ्लेम की वजह से वैक्स पिघल जाता है, वह बदल जाता है आपके लिक्विड में, और लिक्विड इस गर्मी के कारण हो जाता है एवेपोरेट। तो आप अब समझ गए होंगे कि वह कहाँ जाता है। मोम आपका एटमॉस्फेयर में मिल जाता है क्योंकि वह एवेपोरेट हो चुका है, गैस बन चुकी है उसकी। अब आगे देखें केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशंस, the method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formulas of the substance involved in it known as a chemical equation। यानी कि वह मेथड जहाँ पर आप सिंबल्स का यूज करते हैं, फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, और उससे एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज योर केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ बात करें जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन, यह आपकी एक केमिकल रिएक्शन है। परंतु नीचे अगर देखा जाए Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, यह आपकी एक केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करा गया है सिंबल्स के द्वारा, एरो के द्वारा, प्लस के साइन के द्वारा। और आपको मैंने ये भी बता दिया था कि एरो के टेल रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट को, एरो का हेड रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और समझ लें आप, जब आप इस चैप्टर को कर रखे होते हैं तो आपने ज़रूरी है कि ये फॉर्मूले लर्न कर लिए जाएं। कौन से फॉर्मूले? जैसे कि सिंबल ऑफ जिंक है, Zn होता है इसका सिंबल, जिसमें कि कैपिटल लेटर, शुरुआत का लेटर कैपिटल, बाद का लेटर छोटा होता है। फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फार्मूला ऑफ जिंक सल्फेट ZnSO4, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन दैट इज H2। अब एक बात याद रखें, जैसे कि इसमें फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आपको उसी पैटर्न में याद करने हैं। जेड अगर बड़ा है तो बड़ा करें, एन छोटा है तो छोटा करें, एस बड़ा है बड़ा करें, ओ बड़ा है तो बड़ा करें, दैट इज ZnSO4। तो चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इज नोन एज प्रोडक्ट, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है, तो एक्स्ट्रा चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेन चीज़ जो है मैं आपको सब बताते जा रहा हूँ, जिससे कि आपको चैप्टर को समझने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पर आगे दे रखे हैं ए केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड मेथड है रिप्रेजेंट करने का किसी भी केमिकल इक्वेशंस को। हाँ, यह वास्तव में सही है, क्योंकि आपको लिखने में भी कम समय लगता है और ये ज़्यादा हैंडी भी है इसको समझना और पढ़ना भी। अब आगे आती है बैलेंस और अनबैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। दोस्तों, बच्चों, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यह करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।
इसके पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो देखिएगा हमारा चैनल डीडी ब्लॉग एंड डीडी सर क्लासेस। आप इन्हें सपोर्ट कीजिए और इससे हमारा हौसला अफजाई होती है, हमें हिम्मत मिलती है ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। बाय बाय।